और वो रीजन को समझ, ये सारा लेबोरेटरी में होता है। अच्छा, एक बार लेबोरेटरी में पता चल गया ये रीजन है, ये केमिकल की वजह से तकलीफ हो रही है, अब इस केमिकल को या इस साइटोकाइन को या इस बैक्टीरिया को कैसे नाश किया जाए, इसीलिए दवाइयाँ एक्सपेरिमेंट होती हैं। दवाइयाँ पहले केमिकल लेवल पे एक्सपेरिमेंट होती हैं, फिर पशुओं पे यूज होती है, फिर इंसानों पे फेज 2 साइड इफेक्ट के लिए यूज होती है, जिसमें फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में ये देखा जाता है, एकदम कम मात्रा में दवाई देते हैं, देखते हैं कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, अगर जो हुआ तो कौन सा वाला हुआ, बड़ा साइड इफेक्ट हुआ या छोटा। उसके बाद थोड़ा सा डोज बढ़ा के देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और डोज बढ़ा के, और इस तरह से जो पहले पशुओं पे ट्राई किया होता है वो इंसानों पे ट्राई करते हैं। जब फेज 2 ट्रायल खत्म हो जाए और पता चल जाए नहीं नहीं ये दवाई की सेफ्टी काफी है और इतने साइड इफेक्ट नहीं है जिसकी वजह से हम इस दवाई को यूज नहीं कर सके, यू रियलाइज दैट दिस मेडिसिन is being used for the disease. So the side effects should not be more than the disease itself. So this is done in phase 2. पहले फेज 1 में लेबोरेटरी में एनिमल्स पे किया जाता है, फेज 2 में साइड इफेक्ट स्टडी किए जाते हैं, और उसके बाद जाके फेज 3 में ये दवाई पहुंचती है, जहां पे पेशेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, पेशेंट्स को पूछा जाता है कि इस बीमारी के लिए अभी तक इतनी ही दवाइयां हैं और आप इन दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या आप क्लिनिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड दिस इज व्हाट इज द फेज where the patient's permission is taken, patient is explained that this is the logic of the drug, this is the chemical that is going to be used, these are the known side effects, and this is what is expected. नहीं सबके ला कुछ नहीं फर्क पड़ रहा तो फ्राइडे Somebody is speaking in the background. Can I continue? Yes, please, doctor. So, उसके बाद फेज 3 में ये दवाइयों को जो यूज करते हुए डॉक्टर को भी पता नहीं होता है, पेशेंट को तो छोड़िए, डॉक्टर को भी पता नहीं होता है कि वो जब ये पेशेंट को ये दवाई दे रहा है तो कौन सी दवाई दे रहा है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन ग्रुप इज कॉल्ड द प्लेसिबो ग्रुप, वन ग्रुप इज कॉल्ड द दवाई वाला, द मेडिकल ग्रुप। और उसके बाद ब्लाइंडली दोनों इंजेक्शंस या गोलियां सेम दिखती हैं, पैकेज सेम होता है, और पेशेंट्स को बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन रैंडम है, ब्लाइंड है, हम भी नहीं जानते कि आपको कौन सी दवाई दी जा रही। और उसके बाद उनको ये दवाइयां दी जाती है अंडर मॉनिटरिंग। पेशेंट्स को जब ये स्पॉन्सर्स, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जब ये दवाइयों पे क्लिनिकल रिसर्च करती हैं, देन एट दैट पॉइंट इन टाइम द पेशेंट इज मॉनिटर्ड स्ट्रिक्टली एट एवरी विजिट। हर विजिट पे उनका ब्लड टेस्ट, हर स्टार्टिंग में ईसीजी, एक्सरे, सीटी स्कैन, पीएफटी, सारी चीजें की जाती हैं। उसके बाद हर विजिट पे दवाई के डोज के पहले उनकी ब्लड टेस्ट होती है, उनको क्लिनिकल एग्जाम किया जाता है, उसके बाद जाके नेक्स्ट डोज दवाई का दिया जाता है। और इस तरह से 52 वीक्स या 48 वीक्स, जिस तरह का वो दवाई का स्केड्यूल है, उस हिसाब से हर विजिट पे पेशेंट को डॉक्टर खुद देखेगा, पेशेंट को वो दवाई देगा, पेशेंट को वो मॉनिटर करेगा, और हर चीज चार्टिंग की जाएगी। इसके बाद once that trial is over, after that unblinding opens, and that time ये देखा जाता है कि कौन से पेशेंट को कितना बेनिफिट हुआ। अच्छा, उसको बेनिफिट हुआ तो उसको दवाई कौन सी मिली, उसको सच में प्लेसिबो मिली या उसको मेन दवाई मिली। अगर जो मेन दवाई मिली तो उसके बाद ये कंफर्म डॉक्यूमेंट होता है कि इसके ऊपर फायदा होगा। जब वो डबल ब्लाइंड स्टडी स्टॉप हो जाए, उसके बाद एक ओपन लेबल होती है जिसके अंदर जिनको दवाई नहीं मिली थी उनको भी दवाई मिल दी जाती, और उनको भी स्टडी किया जाता है कि वो कितना सुधरे। सो दिस इज हाउ फेज 3 ट्रायल्स आर डन। अगर जो रिजल्ट ट्रायल का सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद उस दवाई को लाइसेंसिंग के लिए गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है।
एफडीए के पास भेजा जाता है। और अगर जो एफडीए भी रिजल्ट स्टडी करके सेटिस्फाई हुआ, संतोषी हुआ कि नहीं नहीं ये दवाई सच में इस बीमारी में काम करती है, तब उसको लॉन्च किया जाता है वर्ल्ड में। आपने जितनी दवाइयों के नाम सुने डॉक्टर रथ के पास, और उसके बाद डॉक्टर खन्ना ने सिर्फ एक स्लाइड दिखाई, क्योंकि डॉक्टर रथ ने सारी दवाइयों के बारे में बात कर ली थी, इसलिए उन्होंने फिर उस स्लाइड पे ज्यादा बात नहीं करी। वो सारी दवाइयां आज आपके पास हैं बिकॉज रिसर्च हुआ। साइक्लोफॉस्फेमाइड जो एंडोक्सान, जो इतनी पुरानी दवाई है, उसके ऊपर का जो रिसर्च है वो 2006 में पब्लिश हुआ स्क्लेरोडर्मा लंग्स स्टडी में। उसके बाद माइकोफिनोलेट और साइक्लोफॉस्फेमाइड को कंपैरेटिव ट्रायल बनाई, उसका स्टडी लॉन्च हुआ। उसके बाद पता चला नहीं नहीं माइकोफिनोलेट भी अच्छा काम करती है। उसके बाद और माइकोफिनोलेट के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो शायद साइक्लोफॉस्फेमाइड से कम है, इसीलिए माइकोफिनोलेट फेमस हो गई। उसके बाद रिटुक्सीमैब के ऊपर स्टडी हुआ, और उसके बाद डॉक्टर खन्ना ने टॉसिलिजुमैब पे की। अब ये सारी जो टॉसिलिजुमैब दवाई ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, इसीलिए उस दवाई को ऑलरेडी अप्रूव थी। उसके बारे साइड इफेक्ट के बारे में हम सब कुछ जानते थे, इसीलिए उस दवाई को फिर से एनिमल स्टडीज या वो सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये दवाई ऑलरेडी वर्ल्ड में अवेलेबल थी, ऑलरेडी अप्रूव थी। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में डिपेंडिंग ऑन आप बिल्कुल नया मॉलिक्यूल लाना चाहते हैं, आप बिल्कुल नई सोच लाना चाहते हैं, आपको कोई अलग केमिकल से काम करना है, या आपको जो ऑलरेडी दवाई मिल रही है उसको इस बीमारी में ट्राई करना है कि चलो इस दवाई में इस बीमारी में तो ये काम कर ही रही है, इसके साइड इफेक्ट्स तो हमें पता ही है, तो इसमें कोई रिस्क तो है ही नहीं क्योंकि ये दवाई ऑलरेडी वर्ल्ड में लाइसेंस में है, तो उसको यूज करें। तो वो भी क्लिनिकल ट्रायल होती है। तो क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च, ये बहुत लोग इससे डरते हैं, लेकिन इसके बिना साइंस की प्रगति हो नहीं सकती। आज तक इंडिया में बहुत कम क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही थी। वजह कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे वो टॉपिक डिस्कस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि क्यों इंडिया में नहीं हो रहा था। मतलब बाहर के लोग हमारे इंडिया में रिसर्च नहीं करना चाहते कि हमारे लोग रिसर्च में पार्ट नहीं लेना चाहते, वो सारी डिस्कशंस इस स्कोप के बाहर है। लेकिन आपको समझना है कि बिकॉज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में, बिकॉज इंडिया के जो वर्ल्ड के जो टॉप स्क्लेरोडर्मा रिसर्चर्स हैं उनमें से डॉक्टर दिनेश खन्ना है, और बिकॉज वो दिल्ली के हैं, वो इंडिया के हैं, उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि इंडिया के पेशेंट्स को भी इसका फायदा हो। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इंडिया में हमेशा दवाइयां लेट आती हैं, एंड ही इज एन इंडियन। तो लास्ट पार्ट ये है कि सारी दवाइयां गोरे लोगों में यूज होती हैं, in Caucasians, in foreigners. This is where these trials are done. इंडियन पेशेंट्स पे उस पे कि उसका कितना फायदा होगा। हमारी जीन्स अलग हैं, हमारी बीमारियां अलग हैं, हमारे हमारी रहने का रहन सहन अलग है, हमको इन दवाइयों का उतना ही फायदा होगा क्या, ये कैसे जाने जब तक इंडिया के पेशेंट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब तक हम इस रिसर्च का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये दवाइयां हमारे लिए हैं कि नहीं। हम सिर्फ इंटरनेशनल रिसर्च पढ़ते हैं और इंडियन पेशेंट्स में ट्राई करते हैं। सो माय अपील टू यू is that you must participate. You must look forward to this golden opportunity. डॉक्टर खन्ना ने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे लिए लॉन्च किया, जिसमें हमको इंडियन पेशेंट्स को ये मॉडर्न दवाइयाँ, मॉडर्न रिसर्च, जी ये बीमारी में 5 दवाइयों के आगे, डॉक्टर रथ की सारी प्रेजेंटेशन में आपको 5 दवाइयों के आगे क्या मिला, लेकिन ये बीमारी फिर भी पूरी तरह तो कंट्रोल हो नहीं रही। आज तक हम इस बीमारी में सिर्फ डैमेज कंट्रोल करना सीखे हैं। हम एक बार जो डैमेज हो जाए, उस डैमेज को आगे ना बढ़े उसको रोकने की हम प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हम इस बीमारी को रिवर्स कर नहीं सकते, यही कॉन्सेप्ट है।
हम इस बीमारी को पूरी तरह स्टॉप नहीं कर पाते, ये भी सत्य है। कड़वा सत्य ये है कि हम इस बीमारी को स्लो कर देते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास बचता क्या है? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अल्टीमेटली हम उसी चीज पे आके अटक जाते हैं। लंग्स डैमेज हो जाते हैं तो लंग ट्रांसप्लांट। इसीलिए नई नई दवाइयों पे जब रिसर्च हो रहा हो तो मैं बड़ी उत्सुकता से इन रिसर्च ट्रायल्स को देखते रहता हूँ, क्योंकि इसमें नए कॉन्सेप्ट, नए आइडियाज, और इसमें हमारे जेनेटिक्स को क्या दवाई सूट करेगी, हमारे जो तासीर है, हमारे रहन सहन के साथ कौन सी दवाई सबसे अच्छी तरह काम करेगी, इसमें कुछ आइडिया मिल जाता है। और इसमें अच्छा आइडिया, अच्छी सोच और अच्छे रिजल्ट तभी आएंगे जब हम इसमें पार्टिसिपेट करें। तो अभी इंडिया में स्क्लेरोडर्मा के लिए एक दो ट्रायल तो ऑलरेडी लॉन्च जुलाई अगस्त में ही हो रही है। डॉक्टर खन्ना ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है इस साल, जो उन्होंने आपको दिखाया, जिसको कहते हैं कॉन्क्वेस्ट। तो इसमें क्या हो गया, आज तक क्लिनिकल रिसर्च में ये हो रहा था कि सपोज 100 पेशेंट की ट्रायल है, इफ इट इज 100 पेशेंट ट्रायल, 50 पेशेंट्स विल गेट द ड्रग, 50 पेशेंट्स विल गेट द प्लेसिबो, विच मीन्स दे विल नॉट गेट द ड्रग। और फिर जब ट्रायल खुलती है, व्हेन द ट्रायल इज अनब्लाइंडेड, is when you realize that how which patient benefited, and was he part of the medical protocol or was he part of the placebo protocol। और इस तरह से हम स्टडी करके हमें पता चलता है कि ये दवाई काम करती। नाउ फॉर एवरी 100 पेशेंट्स दैट यू रिक्रूट, 50 will get the drug, 50 will not get the drug। बट दो ट्रायल हो तो अगेन 100 पेशेंट्स विल गेट द ड्रग and 100 पेशेंट्स will not get the drug। So what has happened is one patient gets the drug, one doesn't get। डॉक्टर खन्ना है इसका और इसमें हर बारी जब आप रिसर्च किए करेंगे तो आपको ABCD से पूरा प्रोटोकॉल डिजाइन करना है। और ये प्रोटोकॉल दूसरी स्टडी की दवाई से अलग हो सकता है, इसलिए कंपैरिजन की कौन सी दवाई ज्यादा, कौन सी दवाई कम, वो भी होने लगती है। एट द सेम टाइम प्लेसिबो ग्रुप, 50% पेशेंट्स को दवाई मिलेगी, 50 को नहीं। डॉक्टर खन्ना के कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, दो दवाइयां एक साथ चलाएंगे, 100 पेशेंट को दवाई मिलेगी एक ट्रायल में, 100 पेशेंट को दवाई मिलेगी दूसरे ट्रायल में, और 100 पेशेंट को दवाई प्लेसिबो मिलेगी। अब आप सोचिए, अब आपका जो 50% कॉन्सेप्ट था उसकी जगह 33% हो गया। अब सिर्फ एक तिहाई पेशेंट को दवाई नहीं मिलेगी, लेकिन दो तिहाई को दवाई मिलेगी। और ये ट्रायल कॉन्स्टेंटली चलते रहेंगे। कॉन्क्वेस्ट ट्रायल की ब्यूटी ये है कि ट्रायल नंबर 1, उसके तुरंत बाद ट्रायल नंबर 2 और प्लेसिबो। जब ट्रायल नंबर 1 पूरी हो तो ट्रायल नंबर 3 वहीं से शुरू हो जाएगी, प्लेसिबो ग्रुप वही रहेगा। इसका मतलब हर बारी जैसे जैसे नई दवाई लॉन्च होती जाएगी, वही कॉमन प्लेसिबो ग्रुप रहेगा और बाकी सारे लोगों को दवाई मिलती रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट से तीन फायदे हुए। एक, ज्यादा पेशेंट को दवाई मिली, कम पेशेंट को प्लेसिबो मिला, ये तो आपको मैं यही समझा रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा हर बारी जितनी मेहनत लगती है डॉक्टर्स को, रिसर्च कंपनीज को, फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पॉन्सर्स, पेपर वर्क गवर्नमेंट के पास भेजो, फिर FDA करो, उसमें जितनी मेहनत लगती है, ये एक स्टैंडर्ड डिजाइन हो गई। इसी तरह से स्टैंडर्ड डिजाइन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ट्रायल चलती ही रहेगी और नई दवाइयाँ ज्यादा जल्दी इस दुनिया में आती रहेगी। यही डॉक्टर खन्ना समझाना चाहते थे। दिस इज व्हाट इज द कॉन्क्वेस्ट स्टडी विच इज रेवोल्यूशनरी। कैंसर में ये हो रहा था, रोमेटोलॉजी में पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो अब ये हो रहा है कि इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। देर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन पेशेंट्स टू गेट बेटर ड्रग्स, फॉर इंडियन पेशेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रायल्स and to get state of the art drugs, for the world to understand that scleroderma in India is such a challenging disease। दुनिया को इंडियन स्क्लेरोडर्मा के बारे में इतना पता ही नहीं है। जब इंडियन पेशेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे
तो इंडियन डेटा आएगा, जिससे हमें और फायदा आया है। दिस इज व्हाट आई हैड टू एक्सप्लेन। I know that there are no questions today, but thank you very much, Rashmi and Scleroderma India, for the opportunity.